नमस्ते क्लास। आज के हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा अंतिम टॉपिक है आफ्टरमाथ। आफ्टरमाथ का मतलब है कि जैसे कि लोगों ने जितना रेबल्स खड़ा किया था, रिवोल्ट किया था अंग्रेजों के प्रति, और हमने देखा पिछले वीडियोस में कि कैसे कंपनी ने फाइट बैक किया, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि कंपनी के कुछ नए रूल्स आए, ठीक है, जिसमें कुछ लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ और कुछ लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ। वैसे लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ जो कि कंपनी के प्रति लॉयल रहे, और वैसे लोगों को नुकसान हुआ जिन्होंने कंपनी के प्रति विरोध किया, ठीक है। तो अब देखिए कि उस विरोध के बाद, उस मतलब इन सारी चीज़ों के बाद जैसे कंपनी ने रिकवर कर लिया उस रिवोल्ट के ऊपर, उन सारी चीज़ों को मतलब सब कुछ ठीक हो गया, तो कैसे कंपनी ने अपना एक नया नियम लाया और कैसे लोगों को समझा और उनको उनके सारी एक्टिविटीज़ में हेल्प किया। जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि कंपनी जो है वो अपना एक नया जैसे कि कंपनी जो है वो रीइंफोर्समेंट बुलाती है इंग्लैंड से, और इंग्लैंड वाले क्या कहते हैं कि अगर हम रीइंफोर्समेंट देंगे, मतलब नए नए अपने सैनिकों को देंगे वहाँ पे, तो हमें वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी अब नहीं संभालेगी। वो कौन संभालेगा? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट संभालेगी, ठीक है। यानी कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट संभालेगी वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव को, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होता है। देखिए, ब्रिटिश टू कंट्रोल फर्दर दे वेयर रिक्वायर्ड टू चेंज, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पे इन्होंने इन लोगों को दूसरी तरह से अब अलग तरह से कंट्रोल बचाने के लिए, करने के लिए इनको अब किस चीज़ की जरूरत थी? अब इनको चेंज करने की जरूरत थी। क्या चेंज करने की जरूरत थी जी? जैसे कि पहले हम लोग देखते आ रहे हैं कि ये लोग सारे एक्टिविटीज को बहुत ही भयानक तरीके से करते थे। भयानक तरीके से करने का मतलब हो गया कि टैक्स भी लेते थे, तो कोई अगर व्यक्ति टैक्स नहीं समय पे दे पाता था तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर इनका विरोध कर देता था तो उसको फांसी की सजा दे दी जाती थी, उसको अलग अलग तरीके से उसको मार दिया जाता था, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन लाने के लिए सोचा गया कि मतलब इस चीज में अगर परिवर्तन लाएंगे तो अब लोगों के अंदर जो है हिंसा का भावना जो है, ठीक है, मतलब कि अब वो लोग हमारे प्रति विरोध नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए क्या क्या चेंजेस आता है। रीगेन्ड कंट्रोल बाय द एंड ऑफ 1859, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया कि 1859 के बाद जो मतलब कि जब रिवोल्ट खत्म हो गया तो इन लोगों ने क्या किया कि मतलब अब रीगेन किया अपने कंट्रोल को, कि मतलब पहले जितना कंट्रोल था उससे अच्छा कंट्रोल हो पाए, ठीक है। तो उससे अच्छा कंट्रोल होने का मतलब समझते हैं ना आप लोग, कि पहले ये जो इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ, ये उन लोगों ने सर्च किया कि किस कारण से इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ, तो उस सबसे पहले उस कारण को खत्म कर देते हैं और फिर से नई नई पॉलिसीज लाते हैं जो कि मतलब लोगों के भी थोड़ा सा हित में हो और हमको भी फिर थोड़ा सा बेनिफिट हो। ये कौन सोचता है? ये सोचता है इंग्लैंड का गवर्नमेंट, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अब यहाँ पे शासन खत्म होने वाला है। देखिए कैसे कैसे इसका शासन खत्म होता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वेर इंट्रोड्यूस। जब 1859 के बाद जो नया जो चेंजेस लाया गया, पॉलिसीज में जो चेंजेस लाई गई, वो कौन कौन से थे? देखिए, पहला था द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। ये जो वीडियो है ना, ये इस वीडियो के बाद मतलब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बाद आपका इतिहास का एक फेज बदलने वाला है। आप लोग अभी मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप मध्यकालीन इतिहास के बाद अब दूसरे काल के इतिहास में शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये अंतिम चरण है उसका, तो ध्यान से समझिएगा। क्या हुआ कि द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्रिटिश क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग यहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है, अब उनका पावर खत्म हो गया और किसको दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को। क्यों दे दिया गया और कैसे दिया गया आपको पता है, ठीक है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858, या फिर यहाँ 1859 भी कर सकते हैं आप, 1859 में, ठीक है। जब ब्रिटिश अब क्या करती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो नया एक्ट पास करती है, और कौन सा वो एक्ट होता है? देखिए, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ इंडियन काउंसिल। अब यहाँ पे इंडियन काउंसिल बनाया जाता है, भारतीय संगठन बनाई जाती है। भारतीय संगठन का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को अब इकट्ठा किया जाता है, और कुछ लोगों को इकट्ठा करने के बाद अब जो मतलब कि उन लोगों को भेज दिया जाता है क्षेत्र में, और क्षेत्र में जिस जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस जिस तरह का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को देख करके, उस रिक्वायरमेंट्स को देख करके कुछ नया रूल बनाया जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है
कि इंडियन कैबिनेट की घोषणा करती है, इंडियन काउंसिल की घोषणा करती है। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकम द वॉइस रॉय, ठीक है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इसके पहले हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो रूल करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सबसे हेड होते हैं वो कौन होते हैं, गवर्नर जनरल होते हैं। आपका एक टास्क है कि आपके किताब में ही लास्ट गवर्नर जनरल का नाम बताया गया है और फर्स्ट वॉइस रॉय का नाम बताया गया है। लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वॉइस रॉय दोनों एक ही व्यक्ति हैं, आपको हिंट्स दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि जो लास्ट गवर्नर जनरल थे उनको बदल दिया गया, किस में, वॉइस रॉय में। कहा गया कि आप जो है अब गवर्नर जनरल ही नहीं है, आप वॉइस रॉय हैं, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, वॉइस रॉय क्या होता है कि एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, किसका, क्राउन का। यानी कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अंडर जो है वो वॉइस रॉय आएंगे। ठीक है, ध्यान से इसको ध्यान से समझिएगा। आगे देखिए क्या है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ चला गया जी, अब चला गया डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश को, किसके प्रति, वॉइस रॉय के प्रति। अब जो ब्रिटिश रूल बनाएगी वो यहाँ के लोगों को फॉलो करना होगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर रूल क्या बनाया गया, ऑल रूलिंग चीफ ऑफ कंट्री वेयर एश्योर्ड, ठीक है, देयर टेरिटरीज वुड बी नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। देखिए क्या कहा कंपनी ने, अब क्या कहा कि जितने भी अब जो लोग हैं या फिर राजा महाराजा हैं या फिर जितने भी नवाब हैं उनको अब किसी बात का चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा कि आपकी कंपनी जो आपकी जो राज्य है वो कंपनी जो है एनेक्स नहीं करेगी। वो क्या कि मतलब कि अब मतलब कि जो पहले इस हड़प लेते थे ना, तो अब वो अपने अंडर नहीं मिलाएगी, आपका जो कंपनी है वो आपका ही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, देयर आर allowed to pass on their kingdoms to their heirs, adopted son। ठीक है, वो अपने पुत्र को भी वो अपने राजधानी को दे सकते हैं, यानी कि वो अपने उत्तराधिकारी को, एडेप्टेड सन को भी, जो अगर कोई गोद लिया हुआ भी अगर पुत्र है तो उसको भी दे सकते हैं। आपको याद होगा कि पैरामाउंटेसी, परमानेंट सेटलमेंट्स में ये सारे जो रूल्स थे, ठीक है, इसमें क्या होते थे कि अपने जो एडॉप्टेड सन हो उसको वैल्यू नहीं देती थी। कंपनी कहती थी कि आपका जो बेटा है वही राज्य कर सकता है, अगर आपने किसी लड़के को गोद लिया है वो राजा नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पॉलिसी चेंज कर दी गई और क्या कर दिया गया कि आप किसी को भी राजा बना सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को जो योग्य हो, राज्य के चलाने के योग्य हो, उसको राजा बना सकते हैं। ठीक है, हाउएवर दे हैव एक्नॉलेज ब्रिटिश क्वीन एज देयर सुपरगेन पेरेंट्स। क्या है कि अब क्या हुआ कि इन सारे चीजों को चलाने के साथ साथ कि कहा गया ये कि ये जो रूल्स हैं वो ब्रिटिश क्वीन के अनुसार ही चलेगा। मतलब कि जो ब्रिटिश में महारानी होंगी उन्हीं के नियम कानून के अनुसार ये सारा रूल जो है वो चलेगा। आगे देखिए क्या है कि तो तीसरा रूल बनाया गया ये कि इंडियन सोल्जर्स पर्सन्स, मतलब कि इंडियन सोल्जर्स की जितने भी पर्सन थे, मतलब कि जिनकी भी भूमिका थी वो घटी। ठीक है, आगे देखेंगे कि क्यों इनकी भूमिका घटी। यूरोपियन सोल्जर पर्सन वाज इंक्रीज, वो बढ़ी, यूरोप के जो सैनिकों थे उनका जो हुआ वो बढ़ा। देखिए क्या हुआ कि ये instead of the recruiting soldiers from the Awadh Bihar, Central and Indian South India and more soldiers। देखिए कुछ जगह के जो सैनिक थे जैसे अवध, बिहार एंड सेंट्रल इंडिया, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स के ही सैनिकों को मतलब कि वो लोग क्या करते हैं कि उसमें अब अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते हैं। क्यों, अब देख लीजिए कि यहाँ पे भारतीय सैनिकों की भूमिका क्यों कम कर दी गई। क्योंकि भारतीय सैनिकों की भूमिका इसलिए कम कर दी गई क्योंकि अब लोगों को लगने लगा कि भाई ये तो वैसे लोग हैं कि मतलब हमारे खिलाफ ही खड़ा हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कम सैनिकों को लेने लगे और वहां से उस जगह पे से बिल्कुल सैनिकों को नहीं लिए जो कि ज्यादा रिवोल्ट का केंद्र बना था पिछले रिवोल्ट में, जहां जैसे कि अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया ये सब केंद्र बना था ना, तो इसको इन ऐसे सैनिकों को लिया ही नहीं गया। अब कहाँ कहाँ के सैनिकों को लिया गया, देखिए गोरखा रेजिमेंट के सैनिक को लिया गया, सिख के रेजिमेंट के सैनिक को लिया गया, पठान रेजिमेंट के सैनिक को लिया गया। ठीक है, ऐसे रेजिमेंट्स के सैनिक को ले लिया गया और आगे बढ़ाया गया और कंपनी को आगे इन लोगों को कुछ और भी ज्यादा दिए गए। ठीक है, अब हम आपको बता दिए हैं कि क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि ये लोग लॉयल नहीं थे तो नहीं लिया गया और जो लॉयल थे उनको ले लिया गया।
ठीक है, अपने सैनिक में। अब देखिए यहाँ पे चौथा हेडिंग है मुस्लिम्स, द लैंड एंड द प्रॉपर्टी वाज कंसल्टेड ऑन देयर द लार्ज स्केल एंड देयर वेर द ट्रीटेड विद द सस्पिशन। क्या होता था कि मुसलमानों को उस समय क्या होता था कि वो लोग कम वैल्यू देने लगे इन द सेंस ऑफ क्या है कि कभी ये लोग क्या करते थे कि कभी ये रिवोल्ट ज्वाइन कर लेते थे या फिर कभी ये उनके लॉयल हो जाते थे। तो इन लोगों के सैनिक ये इनकी जो भूमिका थी वो धीरे धीरे इनको पहचानने लगे और मतलब कि इनकी उपयोगिता को कम करने लगे। ठीक है, इसलिए इसे सस्पिशंस में लिखा हुआ है। आप अपने क्लैरिटी के लिए आप अपने बुक में देख सकते हैं, आपके बुक में स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ लिखा गया है। The British decided to respect the custom, religions and the social practice of the people in India। देखिए अब क्या हुआ, जैसे कि जिस कारण से रिवोल्ट हुआ था, अब ब्रिटिश क्या किया कि उसी मेन जड़ को खत्म कर दिया। तो किस कारण रिवोल्ट हुआ था कि याद है आपको कि मंगल पांडे ने रिवोल्ट किस लिए किया था? क्योंकि जो कारतूस था उसमें पिग फैट्स एंड काउ फैट्स मिलाकर के बनाया जाता था। तो इसलिए वो बोले, उनको लगता था कि हमारा धर्म नाश हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, तो इन सारे चीजों को देखते हुए कंपनी ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सोशल प्रैक्टिसेस में, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी परंपराओं में हम कभी हाथ नहीं अड़ाएंगे, तुमको जैसे जीना है जियो, बस हमारे नियम को मानते रहो। ठीक है, ये जैसे कि ये लोग बोल रहे थे ना कि सती प्रथा खत्म कर दिया जाएगा और बाल विवाह खत्म कर दिया जाएगा, और मतलब कि एक और था जो योग्य नहीं होगा, अगर मान लो कि कोई राजा का पुत्र है, अगर वो योग्य नहीं है राज्य चलाने के लिए तो उसको राजा नहीं बनाया जाएगा। तो ये जब देखे कि इसी के प्रति जो है वो मतलब इन्हीं कारणों के वजह से उनको रिवोल्ट हुआ है, तो ये लोग क्या किए कि भाई बोले कि अब हमको इसमें इंटरफेयर नहीं करना है, तुमको जैसे जीना है जियो, लेकिन हमारा राज यहाँ पे चलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। पॉलिसीज वेयर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक ऐसी पॉलिसी बनी जिसके अंतर्गत जमींदार को और लैंडलॉर्ड्स को मतलब प्रोटेक्ट किया जाने लगा। ठीक है, क्या क्या प्रोटेक्ट किया जाने लगा? तो सिक्योरिटी देयर, तो राइट ऑफ देयर लैंड्स, मतलब कि उनका जो जमीन था, जितने भी जमींदार का जमीन था, उनके जमीन जो है जो छीन लिया गया था उनको वापस कर दिया गया, और मुख्य रूप से उस जमीन पे उनका अधिकार दे दिया गया। ठीक है, यानी कि टैक्सेस में भी कुछ कम कर दिया गया, जितना वो टैक्स दे सकते थे उतना वो लगा दिया गया। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना प्रेम भाव कैसे आया अंग्रेजों को हमारे प्रति? तो इसलिए आया क्योंकि वो नया नया रूल चलाना चाहते थे हमारे यहाँ, और उस रूल के साथ बहुत दिन तक, लंबे समय तक यहाँ पे रूल करना चाहते थे। ठीक है, अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दस अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगेन आफ्टर 1859। 1859 के बाद इतिहास का एक नया फेज शुरू होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद एक नए चैप्टर में मिलेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को ये चैप्टर काफी ज्यादा एंजॉय किए होंगे आप इस चैप्टर को, और जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा उसको बिल्कुल पूछे होंगे, और अगर आप फिर भी नहीं समझ में आया तो उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए सी यू सून।